everyone, I'm Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 27 November 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का जो पहला आर्टिकल हम देखते हैं, it is a good news for India because India will be hosting the Commonwealth Games. So बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि ओलंपिक्स के लिए हमने बिड किया था. We wanted to host Olympics right in the year 2036. But इसके पहले we are going to see that 2030 में we will be hosting the Commonwealth Games. तो जान लेते हैं Commonwealth Games क्या है and we will see how did this whole incident happen. Okay? तो हम देखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से ईयर में हम होस्ट करेंगे. 2030 में होस्ट करेंगे एंड दिस वाज डिसाइडेड बाय द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट. ये ग्लासगो जब में मीटिंग हुआ था एंड वी वन दिस पर्टिकुलर. हमारे कंटेंडर थे नाइजीरिया. तो नाइजीरिया से हम विन हो गए हैं अबूजा, द प्लेस वेयर दिस वाज सपोज्ड टू बी हेल्ड. नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा और एक हमारा रीजन है 2036 ओलंपिक्स होस्ट करने का, जो हमारा मकसद है वो अभी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इफ वी आर एबल टू कंडक्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स प्रॉपर्ली. सो दिस इज ऑल्सो एन एम्बिशन फॉर इंडिया. हम देखते हैं कि प्रीवियसली कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हुआ था 2010 में. इट हैपेंड इन न्यू दिल्ली एंड सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स इसी साल रहा है, यानी 2030 में. सो 2010 में. सो नाउ वी सी अभी के जो कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट कौन है. द आंसर इज डोनाल्ड रुकार. ओके, और रुकारे. सो डोनाल्ड रुकारे, ही इज द कॉमनवेल्थ प्रेसिडेंट. और इंडिया से कौन लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे. फर्स्ट वी हैव हर्ष सांघवी हु इज गुजरात की स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड पीटी उषा हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. A question for you कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के प्रेसिडेंट का नाम क्या है. जल्दी से आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो डिसाइड करती है ओलंपिक्स के बारे में, उनके प्रेसिडेंट का नाम आपको कमेंट सेक्शन में देना है. Now let's understand कि इंडिया ने क्या क्या पिच किया. इंडिया said that we are going to have athletic centered games और sustainable use is what we are going to focus on इस particular Commonwealth Games में. और अहमदाबाद is also important because ये host करेगा 2029 यानी एक साल पहले the World Police and Fire Games. So again this is going to be hosted in India. This is something you have to remember. Now let's also understand quickly about the Commonwealth Games. Commonwealth जो countries होती हैं which are the primarily उसे former British colonies. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे islands हैं, countries हैं जो ब्रिटिश रूल करते थे. तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया कॉल्ड एज कॉमनवेल्थ ऑफ द ब्रिटिश. राइट, सो इनके जो हेड हैं इट इज किंग चार्ल्स. राइट, जो लीडर है कॉमनवेल्थ किंग है यूके के. एंड हम देखते हैं ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो 4 साल में एक बार होता है, यानी कि क्वाड्रिनियल. नाउ वी सी कि 2 स्पोर्ट्स यहाँ पे कंपल्सरी होते हैं, मैंडेटरी होता है. बाकी के स्पोर्ट्स कैन बी डिसाइडेड बाय द होस्ट कंट्री. राइट, सो ऐसा कहा गया कि क्रिकेट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द कॉमनवेल्थ स्पोर्ट एज वेल. तो यहाँ पे आप देखते हो कि कौन सा मैंडेटरी स्पोर्ट है जो आपको रखना ही है. वन इज एथलेटिक. ओके, एथलेटिक्स. लेट मी जस्ट राइट दैट वंस अगेन. ओके, सो इट्स एथलेटिक्स. And the second one we have swimming. ठीक है, तो एथलेटिक्स एंड स्विमिंग आर द ओनली 2 मैंडेटरी स्पोर्ट्स. इसके अलावा आप कोई नॉट नेसेसरी ओलंपिक वाले स्पोर्ट्स ही, जैसे वी हैव द नेट बॉल या रग्बी सेवेंस, दीज आर नॉट इन ओलंपिक्स बट दे आर पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ. ठीक है, नाउ वी सी पहली बार कब होस्ट हुआ है. ये 1930 में इट वाज हेल्ड एंड दिस वाज कॉल्ड अर्लियर एज द ब्रिटिश एम्पायर गेम्स. राइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट टाइम इट वाज हेल्ड इन कनाडा, इन हैमिल्टन, कनाडा. द फर्स्ट टाइम इट वाज हेल्ड हियर. Okay? तो कॉमनवेल्थ के अलग अलग नाम्स भी थे. जैसे पहले इट वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश एम्पायर गेम्स. इसके अलावा भी सी द ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स. देन आया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स एंड अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स हम उसको कहते हैं, इट स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर ऑफ 1978 दैट वी स्टार्टेड कॉलिंग इट.
ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है द कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर्स जो है वो है लंदन यूके में, और इनका मोटो है कॉमनवेल्थ गेम्स का ह्यूमैनिटी इक्वालिटी डेस्टिनी। ओके, सो दिस इज द मोटो ऑफ दिस। नाउ टोटल हम देखते हैं 56 कॉमनवेल्थ नेशंस होते हैं, बट पार्टिसिपेटिंग नेशंस कैन बी 70 प्लस टीम्स। सो यहाँ पे आइलैंड कंट्रीज बहुत ज्यादा हैं। वी ऑल्सो सी दे आर कंसिडरिंग एज सेपरेट टीम्स, ओके, नॉट सॉवरेन कंट्रीज में, लेकिन सेपरेट टीम्स भी यहाँ पे बनती हैं, जैसे वेल्स की बनती है, स्कॉटिश की अलग बनती है, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। सो दे ऑल्सो हैव सर्टेन सेपरेट टीम्स दैट आर क्रिएटेड इवन इन द यूके। तो ये हम देख रहे हैं विद रिगार्ड टू द कॉमनवेल्थ गेम्स। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी अपॉइंट की है, और उस कमेटी का नाम है कमेटी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। तो इन्होंने प्रपोज किया है कि गोवा में एक टाइगर रिजर्व बनाया जाए। ओके, सो गोवा में टाइगर रिजर्व बनाया जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज अ टाइगर रिजर्व एंड देन वी विल सी एग्जैक्टली टाइगर रिजर्व ये कैसे बनेगा गोवा में। लेट्स क्विकली फर्स्ट सी व्हाट इज अ टाइगर रिजर्व। तो टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो डिजाइन किया है टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। सो दीज आर स्पेशल एरियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। सो हियर वी सी कि इनके दो एरियाज होते हैं, पहला अ कोर एरिया एंड द सेकंड द बफर एरिया। तो जो कोर एरिया और बफर एरिया, सो दिस इज द कोर एरिया, दिस विल बी द बफर एरिया। द कोर एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटीज जो है ये मना है, ह्यूमन एक्टिविटीज मना है, सेटलमेंट्स मना है। Whereas in the buffer area यहाँ पे regulated activities allowed है। Okay, so there are with regard to only certain activities that are allowed in the buffer zone. So हम देखते हैं कि this is how they protect the tiger reserves or the regions for tigers. So यहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ना प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? ये स्टार्ट हुआ था 1973 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। So there was a committee that was created और इस कमिटी का नाम है करण सिंह कमिटी। इस कमिटी का नाम है करण सिंह कमिटी। So because of the करण सिंह कमिटी, this particular project tiger came and we see जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है, ये आपको अगेन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आपके लिए एक नया क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड द टाइगर मैन ऑफ इंडिया। यूज द कमेंट सेक्शन टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो प्रोजेक्ट टाइगर बना और इनका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ये है NTCA यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। 2005 में बनी, 2006 में फोर्स में आया, 2005 इट केम टू द अमेंडमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज ये लॉ से बनी है। हम देखते हैं कुछ मेजर टाइगर रिजर्व्स। इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? द 58 टाइगर रिजर्व्स हैं और जो 58th टाइगर रिजर्व है इसका नाम है माधव टाइगर रिजर्व। माधव नेशनल पार्क बना एक टाइगर रिजर्व। सो माधव टाइगर रिजर्व। एंड वेयर इज माधव टाइगर रिजर्व लोकेटेड? माधव टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। इनफैक्ट सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं एंड सबसे ज्यादा टाइगर्स ऑल्सो यू फाइंड इन मध्य प्रदेश। सो दीज आर सम फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। Now let's see the major tiger reserves. So just जिम कॉर्बेट की बात करें, which is in उत्तराखंड. This is the oldest and the first ever tiger reserve of the country. And we see that अगर हम टाइगर्स की बात करें, they you find maximum tigers in which tiger reserve? Then that is जिम कॉर्बेट only. जिम कॉर्बेट में सबसे ज्यादा टाइगर्स you will find. The next thing you have the बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटका में। Now why is this important? Because बांदीपुर में जो टाइगर डेंसिटी है वो ज्यादा है। टाइगर डेंसिटी। Now what do you understand by टाइगर डेंसिटी? यानी कि स्मॉलर एरियाज में ज्यादा टाइगर्स विद रिगार्ड टू दैट इज द डेंसिटी। ओके, कितने टाइगर्स आप छोटे एरिया में यू फाइंड, दैट इज द बांदीपुर टाइगर्स। वेयरएज जिम कॉर्बेट इज अ वेरी लार्ज एरिया, सो उस हिसाब से आप देखते हो ठीक है जिम कॉर्बेट हैज मेनी टाइगर्स, बट विद रिगार्ड टू द एरिया बीइंग स्मॉल एंड हैविंग मोर टाइगर्स, दैट इज बांदीपुर। Then we also have the world's
ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट या मैंग्रोव टाइगर हैबिटेट, यानी कि जो पानी और जो द मिड एरिया जो होता है बिटवीन पानी एंड लैंड, राइट, बिटवीन वाटर्स एंड द लैंड, जो एरिया होता है जो मैंग्रोव्स हम कहते हैं, उधर यू विल फाइंड that in Sundarbans, which is in West Bengal. So it's the world में ये only mangrove tiger reserve है. So this is something important. सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, which is called as the Nagarjuna Sagar Srisalam. This is the largest ever tiger reserve in India, and the smallest ever tiger reserve is in Bor, which is in Maharashtra. Okay, Bor Tiger Reserve, BOR, which is in Maharashtra, which is the smallest ever tiger reserve. इसके अलावा हम देखते हैं कि टाइगर्स की जो संख्या है ये बढ़ती रही है, एंड ये जो आया था इनिशियली 2015 के आसपास, हम देखते हैं there was something called as Saint Petersburg Declaration. Okay, Saint Petersburg Declaration, जो declaration में बताया था कि we wanted to double the tiger population. We wanted to double the tiger population in the world. ठीक है, because tigers की संख्या कम हो रही थी. So remember, अगर they ask you Saint Petersburg Declaration is regarding which animal, okay, then remember tiger से related है, double करने के लिए tiger population. तो इंडिया में आप देखते हो कि there has been a consistent rise in the number of tigers. हम देखते हैं further टाइगर्स की मैनेजमेंट कैसे की करते हैं, बाय एम स्ट्राइप्स, दैट्स मॉनिटरिंग, कुछ कॉलर्स होंगे, कैमरा ट्रैप्स होंगे, मैपिंग करते हैं कि कहाँ पे टाइगर्स हैं. सो ऐसे फील्ड सर्वेस करके वी आर इंश्योरिंग द टाइगर कंजर्वेशन. नाउ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी CEC, और उन्होंने कहा कि गोवा में एक टाइगर रिजर्व बनाओ. पर याद रखना, गोवा में कोई रेजिडेंट टाइगर नहीं है. जो भी टाइगर्स यू विल फाइंड दे आर ट्रांजिएंट टाइगर्स, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह बस पास होते हैं. उधर वहां पे एक्चुअल में बसने वाले कुछ टाइगर्स नहीं होते. सो दैट इज द केस. सो नाउ दे आर सेइंग कि जो कर्नाटका का कली टाइगर रिजर्व है, जहां पे यू विल फाइंड टाइगर्स, राइट, तो ये होगा उनका कोर जोन. कोर जोन मतलब एज आई सेड, जहां पे देयर विल नॉट बी एनी ह्यूमन एक्टिविटी. Along with that, जो बफर जोन है वो होगा गोवा के रीजन में, जैसे कि वी हैव द नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में है. इसके अलावा वी हैव द भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड वी ऑल्सो सी कि प्रोबेबली द महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी लेटर ऐड हो सकता है. ऑलराइट, तो ये अभी न्यूज में था विद रिगार्ड टू द टाइगर रिजर्व्स इन गोवा. Proceeding then to the next article. अगला आर्टिकल है, एक सेंटर का बिल आया है which is called as the Higher Education Commission of India 2025. जो अभी एक बिल है ये ड्राफ्ट किया गया है, यानी कि अभी जो विंटर सेशन होगा, ओके, अगले हफ्ते से स्टार्ट होगा, वहां पे ये चर्चा होगी, बिल ये पास हो सकता है. तो लेट अस क्विकली सी अबाउट द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. व्हाट डज दिस एम टू डू? ये जो बिल है, इट इज टू क्रिएट अ सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो हायर एजुकेशन मैनेज करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल बॉडी होगी, विच इज कॉल्ड एज HECI. अभी क्या है, अभी यू हैव 3 डिफरेंट बॉडीज, जैसे कि यू हैव UGC जो रेगुलेट करता है हायर एजुकेशन को, टेक्निकल, ओके, जो हम इंजीनियरिंग और सबकी बात करते हैं, उसमें यू हैव द AICTE, एंड फाइनली यू हैव द NCTE फॉर टीचर एजुकेशन. सो UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो हायर एजुकेशन, AICTE विच इज द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ओके, ये करता है फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एंड NCTE इज फॉर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. ओके, तो ये मर्ज करके एक सिंगल बॉडी होगी विच विल बी कॉल्ड एज द HECI. नाउ ये जो है ये प्रपोज किया गया था बाय द NEP, यानी द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, जिसने कहा था कि सिर्फ एक रेगुलेटर होना चाहिए जो सब कुछ देखरेख करता है, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो. एक सेंट्रल लेवल बॉडी होगी विच विल मेक थिंग्स इजियर इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ थिंग्स, राइट. तो यहाँ पे HECI will have verticals within them, जैसे कि द नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो ओवरऑल रेगुलेशन करेगा, फिर
रैंकिंग्स या यू हैव कॉलेजेस को एक लेवल्स मिलता है या ग्रेड्स मिलता है, तो उसके लिए एक सेपरेट बॉडी होगी HECI के अंदर विच इज कॉल्ड एज द नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। फिर जो लर्निंग आउटकम्स और स्टैंडर्ड्स कॉलेजेस में मेंटेन करने के लिए यू विल हैव द जनरल एजुकेशन काउंसिल, और द HEGC जो फंडिंग रिलेटेड काम करेगी, HEGC विच इज हायर एजुकेशन ग्रांट्स ऑफ काउंसिल। तो ये 4 वर्टिकल्स HECI के अंदर होंगे। सब लोग इंडिपेंडेंट होंगे, ओके, और एक्सपर्ट्स से लीड करा हुआ बॉडी होगा। रिमेंबर, HECI में अभी तक फंडिंग डिसीजंस गवर्नमेंट के पास होगी, HECI के अंदर नहीं। सो दिस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स हु विल हैव different domains which will have autonomy, significant autonomy with them. So objectives क्या है, जैसे मैंने कहा overlapping नहीं होगा, बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक स्टेप्स होते थे, रेड टेपिज्म जिसको कहते हैं, रूल्स रेगुलेशन, उसको ये कम करेगी। ओके, इट विल एड्रेस प्रॉब्लम्स लाइक कंसंट्रेशन। अभी क्या है, UGC अपना पावरफुल, AICTE इज अपना पावरफुल, देन यू हैव सम अदर बॉडी। तो यहाँ पे एजुकेशन ओवरऑल के लिए एक ही बॉडी होगा। ओके, वो टीचर एजुकेशन या विद रिगार्ड टू टेक्निकल एजुकेशन ये सब नहीं होगा, इट विल बी वन सिंगल थिंग। सो दिस विल ऑल्सो address problems like conflict of interest among other different regulators, accountability hold करने के लिए भी काम आएगा। So this will understand कि ये excellent है because ये experts lead करते हैं, transparent body होगी, duplication नहीं होगा, accreditation अच्छे से होगा for all the colleges that are there. Now, इसके पहले हम देखते हैं 2018 में भी ऐसा एक बिल आया था which is called as 2018 HECI, but वो अभी शेल्फ किया था, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई। Now reason भी यहाँ पे UGC को ही बोला था कि वो रिप्लेस होगा HECI से, ओके, नॉट विद रिगार्ड टू AICTE या अगर हम देखें NCTE, वो सिर्फ नहीं, सिर्फ UGC को रिप्लेस करा हुआ। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि दे आर गिवन कि कितने मेंबर्स होंगे ये वो, बट इसको फंड्स देने का पावर नहीं गया, बहुत क्रिटिसिज्म भी मिले। ओके, सो दैट इज व्हाई कि बहुत सेंट्रलाइजिंग हो रहा है, ओके, सेंटर का पावर ज्यादा है, इसीलिए देन इट डिड नॉट बिकम अ लॉ। सो इट वाज जस्ट अ बिल व्हिच वाज टेबल्ड, व्हिच वाज शेल्फ्ड। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि एजुकेशन की अगर हम बात करें, ये कौन से लिस्ट में आता है? डज इट कम इन द स्टेट लिस्ट, डज इट कम इन द यूनियन लिस्ट, और डज इट कम इन द कॉन्करेंट लिस्ट? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हम देखते हैं विद रिगार्ड टू द रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है अ स्कीम कॉल्ड एज the scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnets. रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स क्या है? आपने सुना होगा ये पहले, रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स क्या है? ऐसे 17 सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, ओके, 17 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एमिट करते हैं। ओके, उनके पास बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है, एंड ये जो हम देखते हैं इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम देखें कि ऐसे कम मात्रा में यू विल फाइंड देम, नो इट्स नॉट दैट। ऐसा नहीं कि बहुत रेयर है, मिलता ही नहीं है, वो नहीं है, बट ये जो मिनरल्स हैं या मेटल्स हैं, ये किसी और मेटल के साथ जुड़े होते हैं, तो ये एक्सट्रैक्ट करने में दिक्कत होती है। ओके, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग, ये बहुत ज्यादा स्टेप्स होते हैं, जिसके कारण इसको हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर दोस 17 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल दैट आर नॉट रेयर, रादर दे आर फाउंड इन गुड कॉन्सेंट्रेशन, बट दे आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रोसेस एंड रिफाइन। ओके, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका जो यूज है, एज आई टोल्ड यू, प्रॉपर्टीज उनकी बहुत बढ़िया है। सो दे आर यूज्ड इन वेरियस इंपॉर्टेंट अपकमिंग टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जैसे आप सोलर पैनल्स बना रहे हो या कोई हाइड्रो या विंड के लिए कुछ पैनल्स बना रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, एरोस्पेस की बात करें, स्पेस, राइट, एंड डिफेंस। सो इनका यूज जो है हर जगह पे यू विल फाइंड। सो नाउ गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट? इट इज क्रिएटिंग
टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो इसमें यूज होता है। तो इनका एम यही है कि हम सप्लाई बढ़ा दें, मैन्युफैक्चरिंग से सप्लाई बढ़ा देंगे ताकि हम दूसरे कंट्रीज में इसको एक्सपोर्ट भी करें, राइट, वी कैन एक्सपोर्ट देम एज वेल, और हमारी इंडिया में भी वी विल हैव सफिशिएंट सप्लाई ऑफ दीज रेयर अर्थ मैग्नेट्स। नाउ कितना हमारा सप्लाई होगा, कितना हम प्रोड्यूस करेंगे, ये है 6000 MTPA, MTPA मिलियन और मेट्रिक टन पर एनम, कि इतना हम प्रोड्यूस करेंगे, ऑलराइट, विद रिगार्ड टू द REPM। फर्दर इस पूरे प्रोजेक्ट का टोटल फाइनेंशियल आउटले है 7000 करोड़ से ज्यादा। ओके, सो दैट इज हाउ मच गवर्नमेंट इज पुशिंग टुवर्ड्स दिस फील्ड। वी ऑल्सो सी द टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस स्कीम, तो याद रखना 7000 से ज्यादा उनका फंडिंग है और 7 साल के लिए काम करेगा। सो दिस इज हाउ इट्स इजियर टू रिमेंबर अबाउट द रेयर अर्थ मैग्नेट्स। तो ये था पूरा रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में जो हम देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली वो रेयर अर्थ, एंड विद रिगार्ड टू इंडिया का गोल क्या है विद द रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो है कॉलिजियम सिस्टम के बारे में। हमको पता है रिसेंटली नए CGI आए हैं जिनका नाम है सूर्यकांत। तो सूर्यकांत जी ने, जस्टिस सूर्यकांत जी ने कल के दिन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर, राइट। तो उन्होंने ये कहा है कि वी विल कंसिडर टू रिवाइव द NJAC एंड एंड द कॉलेजियम सिस्टम। हम क्या करेंगे, NJAC स्टार्ट करेंगे और कॉलेजियम सिस्टम बंद करेंगे। ये एक स्टेटमेंट दिया है ओरली बाय द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो लेट अस क्विकली सी ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है जो एंड करना चाहते हैं, जो अभी चल रहा है, और जो NJAC है जो क्या है ये देखते हैं। फर्स्टली कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम एक प्रोसेस है जहां पे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। ओके, सो दिस इज द सिस्टम वेयर वी अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस। तो इसका एवोल्यूशन की बात करें, ये स्टार्ट हुआ था द फर्स्ट जजेस केस से, SP गुप्ता केस में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जुडिशरी का जो ओपिनियन था इट वाज कंसिडर्ड जस्ट कंसल्टेटिव, यानी कि हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को, ये बस ओपिनियन लेंगे CJI से, सुप्रीम कोर्ट से, बट ओपिनियन फॉलो नहीं करेंगे, बाइंडिंग नहीं होगा। ओके, दैट वाज डिसाइडेड इन द फर्स्ट जज केस। द सेकंड जज केस जो आया, इन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट है ये राय लेगा CJI से, ओके, और उनके कुछ ऐसे सीनियर मोस्ट जजेस से, और ये जो कंसल्टेशन है ये बाइंडिंग होगा। सो बेसिकली CJI जो भी निर्णय लेंगे कि कौन से जज को अपॉइंट करना है, ये प्रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ेगा। इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। थर्ड जज केस में यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि कौन होंगे ये कॉलेजियम सिस्टम में, यानी कि CJI अकेले यहाँ पे आदेश नहीं देगा कि कौन होने चाहिए, कितने जजेस होने चाहिए। नो, इट इज गोइंग टू बी CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करेंगे कौन अपॉइंट होगा सुप्रीम कोर्ट में। और वैसे ही अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, देन हाई कोर्ट पे यू विल हैव द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ओके, प्लस 2 सीनियर judges, okay, 2 senior judges. You usually have the high court judges, okay, but यहाँ पे supreme court भी हो सकते हैं। So here you find 4 senior most judges of the supreme court for with regard to the supreme court, and अगर high court की बात करें सिर्फ 2 senior most judges. So this was the collegium system that led to the appointment. Now let us see कि functions क्या हो गए collegium system जो अभी चल रहा है। ये जो system में ये recommend करेंगे names कि कौन appoint होंगे, कौन transfer होंगे, किसका promotion होगा, ये collegium system decide करेगी। हम देखते हैं इससे क्या होगा, judicial independence maintain होगा, इससे judges जो आएंगे ये impartial होंगे, ठीक है, और
बायसनेस नहीं लेंगे, गवर्नमेंट का साइड नहीं लेंगे, राइट? सो दैट इज विल लीड टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और ये एग्जीक्यूटिव से सेपरेटली होंगे। लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि यहाँ पे नेपोटिज्म हो सकता है, यानी कि जज का बेटा जज बन सकता है, या कोई रिश्तेदार यहाँ पे वो फोर्स कर सकते हैं। सो दिस लीड्स टू नेक्सस, और ओनली सर्टेन जजेस कैन बिकम और गेट इनटू प्रमोशन ऑफ दिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज कौन ये चेक कर रहा है कि ये जो जज का अपॉइंटमेंट है ये सही मेथड से ही किया गया है या ये डिजर्विंग है। अंदर ही अंदर ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म हो सकता है। सो ये क्रिटिसिज्म है कोलिजियम सिस्टम का, जब जजेस ही जजेस अपॉइंट करते हैं। फर्दर, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैंकिंग नहीं है, बिकॉज हम देखते हैं ये जजमेंट से बना हुआ है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोलिजियम सिस्टम का जिक्र नहीं किया है, राइट? सो यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज ओनली थ्रू जजमेंट दिस हैज कम, एंड ये अभी भी ऑपरेशनल है। तो एनजैक कहां से आया? एनजैक का अगर हम हिस्ट्री देखें, एनजैक was created as a separate independent body जो जजेस को अपॉइंट करेगी। और एनजैक का फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ये पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, अमेंडमेंट किया, कॉल्ड एज द 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी संविधान को अमेंड किया था, द 99th अमेंडमेंट ऑफ 2014। ओके, और इसमें कौन होंगे जो जजेस को अपॉइंट करेंगे? जजेस नहीं, जजेस के अलावा हम देखते हैं कोई और भी होगा, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, we'll have 2 senior most सुप्रीम कोर्ट जजेस, लॉ मिनिस्टर होगा, और 2 लोग यहाँ पे होंगे, ओके, जो नॉमिनेट करेंगे मेनली बाय द प्राइम मिनिस्टर, सीजीआई, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और स्पीकर। तो ये लोग 2 लोगों को फर्दर इनवाइट करेंगे कि इस मेंबर का पार्ट हो। सो टोटल वी हैव अ 6 मेंबर बॉडी, राइट? सीजीआई 2 सीनियर मोस्ट, 3 सीजीआई के होंगे, और 3 बाकी के 3 जो है लॉ मिनिस्टर और 2 दूसरे और लोग, टोटल 6 लोग। Now here the objective was ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, नेपोटिज्म ना हो, फेवरेटिज्म ना हो, इसीलिए ऐसा बॉडी बनाया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अमेंडमेंट आया था 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसको स्ट्राइक डाउन कर लिया, बिकॉज उनको लगा कि ये जो बॉडी है जो बन गई है या बनने वाली है, this will lead to you can say reducing the dominance of the Supreme Court of India, the judiciary of India, यानी ये जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है इसको हार्म करेगी। कि मान लो कि इन्होंने, एनजैक ने मान लो कोई जज को अपॉइंट किया जो अभी सभी केसेस गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी आ रहे हैं वो गवर्नमेंट का साइड लेगा, बिकॉज उसको गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है। ऐसे भी हो सकता है, राइट? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ये हम मानेंगे नहीं, ये जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन जज बनेंगे, दिस विल लीड टू मेनली जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हर्ट करेगी। सो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये आप वायलेट कर रहे हो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये जो डॉक्ट्रिन है मेनली सेज दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें हैं कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, इट्स वन सच थिंग यू कांट चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? तो अगर तुम चेंज करोगे उस लॉ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया जाएगा। सो यहाँ पे अभी एनजैक जो है 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया था, इसको स्ट्रक डाउन किया, जैसे हमने देखा 2015 में। सो एनजैक करके ऐसे कुछ अभी नहीं है। बस सूर्यकांत जी जो जस्टिस हैं, सीजीआई है, ये कहते हैं कि प्रोबेबली इस पे थोड़ा बातचीत करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट विल हैपन। एनजैक रहेगा, कोलिजियम हटेगा, लेट अस सी, ओनली टाइम विल टेल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू पीएम मोदी ओपन करने वाले हैं साफरान। ओके, ओपन साफरान एमआरओ। अभी साफरान क्या है? साफरान जो है एक फ्रेंच एरोनॉटिकल कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है ये, ठीक है? तो फ्रांस का एक लार्जेस्ट एमआरओ का फुल फॉर्म है मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल। तो ये फैसिलिटी कहां पे बनाएगी? हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में। सो दिस इज द लार्जेस्ट एवर फैसिलिटी दैट साफरान हैज इन the world, which is in India, in Hyderabad। और ये किसके लिए काम करेगी? जैसे मैंने कहा ये एरोनॉटिकल कंपनी है, तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट के इंजन्स यानी कि लीप इंजन्स में काम करेगी। अभी लीप इंजन किसके लिए यूज होता है? इट इज अ मॉडर्न फ्यूल एफिशिएंट इंजन जो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जो होते हैं इसमें ये इस्तेमाल करेगी। ओके, सो स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट, मेनली नॉट स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में यूज करेगी।
ठीक है, सो इट्स एरोनॉटिकल कंपनी। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि साफरान जो है एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट डिजाइन इन इंडिया, बिकॉज ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, यानी जॉब्स बढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे FDI आ रहा है, सो इंडिया इज वेरी हैप्पी इन दिस केस। वी ऑल्सो सी कि यंग टैलेंट पूल बनेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, सो इंडिया इज वेरी हैप्पी विद दिस रिगार्ड टू दिस स्टेप। फर्दर हम देखते हैं कि जो फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करती है, वी अलाउ मोस्ट सेक्टर्स में कि 100% कोई भी अगर फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट करना चाहता है 100% स्टेक रख सकता है। कुछ ही सेक्टर्स के लिए इसको मना किया है या कम किया है, लाइक जैसे कि डिफेंस सेक्टर में सिर्फ 74% अलाउड है बाय द ऑटोमेटिक डायरेक्ट रूट। स्पेस में भी बात करें, अभी भी स्लोली हम देखते हैं स्पेस में भी ऐसा ही लिबरलाइजेशन हो रहा है। सो लेट्स अगेन रिवाइज, साफरान जो है दिस इज द ओनली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यू कैन से फैसिलिटी, MRO फैसिलिटी दैट इज इन विच प्लेस, हैदराबाद। तो ये पूरा आर्टिकल हम देखते हैं। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल एंड द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे व्हिच इज विद रिगार्ड टू US और चाइना के बीच में एक मीटिंग हुआ था। व्हाट इज दिस मीटिंग? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड। ये मीटिंग का नाम है चाइना US एक्सचेंज फाउंडेशन। ओके, चाइना US एक्सचेंज फाउंडेशन, इसको हमने दिया है नेम सर्कल्स फॉर पीस। तो ये बिटवीन चाइना एंड US है, इंडिया का जहां पे कोलैबोरेशन नहीं है, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेसन्स दैट इंडिया नीड्स टू नो फॉर दिस। सो ये कंडक्ट की गई थी हांगकांग में इन ऑन नवंबर 17-18, राइट, और ये 6th ऐसा मीटिंग है। तो इससे पहले 5 मीटिंग्स हो चुके हैं। इस मीटिंग में डिस्कस किया गया था ग्लोबल AI गवर्नेंस, स्पेस गवर्नेंस का फ्यूचर। तो अगर आप देखते हो जो US और चाइना का रिलेशन हैज नॉट बीन स्मूथ। आप देखते हो कि US या डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जो हैं, ये एक बार कहते हैं कि बहुत ज्यादा टैरिफ्स, उसके बाद टैरिफ्स कम करते हैं, फिर हम देखते हैं कि उनके साथ शी जिनपिंग के साथ मीटिंग कर रहे हैं, फिर उनको इन्विटेशन दे रहे हैं, फिर वो चाइना जा रहे हैं। ऑल दीज काइंड ऑफ न्यूज हम देखते हैं। तो एक बहुत ही वॉलेटाइल सिनेरियो, वॉलेटाइल रिलेशन है बिटवीन US एंड बिटवीन चाइना। तो यही बात कर रहे हैं हम कि US और चाइना की जो राइवलरी है, पहले ट्रस्ट हुआ करता था इन दो कंट्रीज के बीच में, इसीलिए दे इनफॉर्मली कॉल देमसेल्व्स एज G2। G7 सुना है, G20 है, G2 क्या है? G2 is an informal grouping which it is between US and between China। तो रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, बट ग्रेजुअली ये कम हो रहा है। एंड वी सी कि जो ओल्ड कॉन्सेप्ट जैसे कि एंगेजमेंट है, कंपटीशन है, क्वाड्रिल्स है, दिस इज स्लोली कमिंग टू रिड्यूस। हम देखते हैं जो पहले जो स्टूडेंट एक्सचेंजेस हुआ करते थे बिटवीन US एंड चाइना वाज वेरी हाई, बट ऑफ रिसेंटली दिस हैज बीन curtailed, दिस हैज बीन वेरी लो। इंडिया के लिए क्या है, इंडिया को कौन सपोर्ट करना चाहिए ना? यहाँ पे ऑथर या राइटर कहते हैं कि वी कैन नॉट मेनली शेप US चाइना की जो राइवलरी है, एक हमारा नेबर है और दूसरा हमारा लॉन्ग टाइम पार्टनर भी है। सो हम देखते हैं कि ये हम रिजिड नहीं हो सकते कि हम जस्ट चाइना को सपोर्ट करेंगे या हम US को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज हम देखते हैं कि सभी कंट्रीज अपने अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। सो यहाँ पे यू सी कि वी कैन नॉट always support US, we can't also always support China blindly। तो हमको एक जो path है, we should be treading it very wisely। We should have ties with both the countries, cultural ties, okay, we should have technology ties, defense ties, social contracts, दोनों के साथ होना चाहिए। ये इंडिया का लेसन है। ना यहाँ पे दूसरे की बात भी करिए, जैसे चाइना US को ब्लेम करता है कि स्लोली China, we see US is saying कि there's one चाइना और ताइवान सेपरेट एंटिटीज। तो चाइना को ये पसंद नहीं है। अभी आप सोचोगे ताइवान कहां से आया? आर्टिकल में ताइवान और चाइना के रिलेशन की बात कर रहे हैं। सो लेट अस क्विकली हैव अ व्यू ऑफ ताइवान चाइना रिलेशन एंड हांगकांग चाइना रिलेशन। ये दोनों रिलेशंस कैसे अलग है ये भी जान लेते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना। तो हम चाइना कंसिडर करती है कि जो ताइवान है बस एक ब्रेक अवे है फ्रॉम चाइना। ओके, इट्स जस्ट अ ब्रेक अवे, इट्स सॉवरेन, एक कंट्री, सेपरेट कंट्री नहीं है। ठीक है, तो नाउ वी सी कि ताइवान को ऑफिशियली हम कहते हैं एज ROC। It considers, okay, so China considered is just the Republic of China, whereas China is considered as PRC, that is People's Republic of China. Okay, so PRC जो है
जो चाइना है ये इंसिस्ट करता है कि ये एक ही चाइना, ये दोनों एक ही का पार्ट है, बस ये थोड़ा ब्रेकअप है जिसके पास इसमें थोड़ा इंडिपेंडेंस है, एक गवर्नमेंट है कॉल्ड एज आरओसी, बट वो चाइना का पार्ट है। दैट इज व्हाट चाइना और पीआरसी थिंक्स। इंडिया क्या मानती है, मोस्ट कंट्रीज विद इन लाइक इंडिया ये कहती है कि ठीक है ये पीआरसी का ही पार्ट है, बट ताइवान के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करती है इनफॉर्मली। ओके तो हम ताइवान के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करते हैं। नाउ देयर आर टेंशंस बिटवीन चाइना एंड ताइवान, बट इसमें ट्रेड भी होता है। यू नो ताइवान इज नोन फॉर सेमीकंडक्टर्स, ओके टेक्नोलॉजी टेक्निकल एस्पेक्ट में ताइवान बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज वहां से हैं। सो देयर आर गुड ट्रेडिंग पार्टनर्स, इकोनॉमिक रिलेशंस अच्छे हैं, बट मिलिट्री प्रॉब्लम्स भी है। जैसे हम देखते हैं कि रेगुलरली मिलिट्री एक्सरसाइजेस इनकर्शंस होते हैं, जो ताइवान स्ट्रेट है उधर चाइना यहाँ पे टांग अड़ाती है, राइट। फर्दर हम देखते हैं ताइवान इज नॉट अ member of UN, exclude किया है UN because it's considered by the other most countries considered as part of PRC only, okay? तो इसीलिए UN का एक पार्ट नहीं है, बट उसमें गवर्नमेंट उनका अलग है ROC करके। फर्दर बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और सब में वो एक्सक्लूडेड है बिकॉज चाइना का यहाँ पे दबाव है। We also see it participates in many organizations और इसमें उनका नाम रहता है चाइनीज ताइपे। ना हांगकांग पे आते हैं। हांगकांग जो है वी सी इट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ चाइना, और ये 1997 में ओके इट वाज कंसिडर्ड सो बिकॉज ब्रिटिश वहां पे रूल करती थी और ब्रिटिश विल हैंडेड ओवर एंड दे लेफ्ट। तो 1997 में द सिचुएशन चेंज्ड। तो हांगकांग ओके मानती है कि और यू नो इट फॉलोज अ वन चाइना और वन कंट्री टू सिस्टम्स, वन कंट्री टू सिस्टम्स। तो दो इवन दो पार्ट ऑफ वन रीजन, ये दो सिस्टम यानी इनका जो जुडिशरी है इनमें यू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस, असेंबली सब अलग है, इनका लॉ मेकिंग बॉडी अलग है, पर ये चाइना का पार्ट मानती है। सो यहाँ पे वी सी रिसेंटली बीजिंग या चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ गया है, स्पेशली 2019 में प्रोटेस्ट चले थे, एंड हियर वी सी दैट हांगकांग हैज बीन अ लिटिल क्लैश विद चाइना। सो क्यों ऐसा हुआ था, एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया था 2020 जहां पे चाइना को पावर्स दिए गए थे हांगकांग में फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। सो दैट लेड यू सी विद रिगार्ड टू इरोजन ऑफ ऑटोनॉमी, राइट, वी सी दैट इट लेड टू प्रॉब्लम्स इन हांगकांग, प्रोटेस्ट इन हांगकांग, और ये कहते हैं कि यहाँ पे हमारे लीडर्स जो है हांगकांग में ये चाइना के साथ यू नो कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड दैट इज वेयर लेड टू इरोजन इन ट्रस्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिस्पाइट ऑल दीज टेंशंस हांगकांग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हब कल्चरली और फाइनेंशियली की बात भी करें, बहुत सारे फोरम जैसे अभी का जो हम फोरम बात कर रहे हैं यूएस और चाइना की, वो भी हांगकांग में हुआ था। रिसेंटली हांगकांग वाज आल्सो इन द न्यूज़, अ वेरी सैड इंसिडेंट अकर्ड कि उनके जो एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में बहुत बुरी तरह से आग लगी थी। ओके अराउंड 36 पीपल हैड डाइड एंड 200 पीपल वर लेफ्ट इंजर्ड, स्ट्रैंडेड। तो भी देखते हैं कि क्या होता है। इट वाज अ वेरी बैड फायर दैट occurred in a building complex in Hong Kong. So again that was in the news. तो ये था पूरा आर्टिकल, हम देखते हैं with regard to the daily news analysis of the 27th November. If you have any further questions, do write to us in the comment section. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.